तो हम लोग सूक्ष्म जीव का फायदा पढ़ रहे हैं, जो मानव के लिए सूक्ष्म जीव क्या हो, फायदेमंद हो, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जो चर्चा का विषय है वो हम लोग करने वाले कि जैविक उर्वरक जो होता है, जो जो हम लोग खाद भी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, गोबर वगैरह जो होता है खेतों में दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है खेतों में। तो ये किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें किस प्रकार से फायदेमंद होता है सूक्ष्म जीव, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि किसी ज़मीन में यदि लगातार फसल उगाई जाती है और 12 से जो पोषक तत्व न मिलाया जाए, बाहर से मतलब पोषक तत्व न मिलाया जाए, तो ज़मीन की उर्वरकता शक्ति कम हो जाती है, मतलब उसमें जो उगाने का क्षमता होता है वो कम हो जाता है। जब हम लोग क्या करते हैं, अगर पोषक तत्व बार बार उसमें बाहर से न मिलाए तो पोषक तत्वों की इसी कमी के पूरा करने के लिए उर्वरक का उपयोग किया जाता है। इसी पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए बाहर से हम लोग क्या करते हैं, उर्वरक देते हैं। बाहर से हम लोग क्या करते हैं, उर्वरक देते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को बढ़ती है। रासायनिक उर्वरक अगर यूज करेंगे तो मिट्टी की उर्वरकता शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ती है। लेकिन रासायनिक उर्वरक उसको बोलते हैं जो कहाँ पे, जो मार्केट में मिलता है, जो मार्केट में मिलता है खाद, उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक उर्वरक। तो रासायनिक जो उर्वरक होता है उससे तो मिट्टी का उर्वरकता बढ़ेगा, लेकिन उससे हानि भी होता है। तो हानि किस प्रकार का होता है उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो हानि का अगर बात करते हैं तो हानि किस प्रकार का होता है, लेकिन वर्षा जल के साथ ये निकट के जलाशय में मिलकर जल को क्या कर देता है, वही चीज़ लिखा हुआ है कि अगर पानी होता है तो पानी के साथ वो क्या होता है, किसी नदी या तालाब में चला जाता है और वो नदी और तालाब का पानी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, जिससे जलीय जीव उसमें क्या हो जाता है। साथ साथ ही आहार श्रृंखला द्वारा आहार हम जब उसमें क्या होता है, वो रासायनिक जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, पौधों में भी चला जाता है, और जब उस हम लोग पौधे को खाते हैं तो हम लोग के शरीर के अंदर भी प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण हम लोग के लिए भी क्या हो जाता है, वो हानिकारक पदार्थ हो जाता है। इसके अतिरिक्त अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से जमीन पर कई तरह से हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है। अगर ज़्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरक यूज करते तो जमीन का भी अलग अलग हम लोग का हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है। अतः इस समस्या के निदान के लिए कार्बनिक खेती की आवश्यकता है कि हम लोग सिर्फ कार्बनिक पदार्थ ही यूज करें, जो जीव जंतु का चीज़ है उसी का यूज करें, हम लोग रासायनिक चीज़ यूज ना करें। इसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा अन्य रसायनों का उपयोग कम से कम बिल्कुल नहीं करना है। मतलब जो भी हम रासायनिक उर्वरक यूज करते हैं या कीटनाशक जो मार्केट में मिलता है कीड़ा मकोड़ा को मारने के लिए, ये सबका उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ हम लोग क्या करना है, कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करना है, जिससे क्या हो कि कोई भी चीज़ प्रदूषित न हो। जैविक उर्वरकों के उपयोग से मृदा की उर्वरकता शक्ति में वृद्धि होती है। जैविक उर्वरक अगर यूज करेंगे, जैविक उर्वरक मतलब जीवों का जो उर्वरक होता है, जीवों का जो मल मूत्र होता है, अगर उसका उपयोग करते हैं तो उससे उर्वरकता शक्ति बढ़ता है। साथ ही साथ उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, मतलब इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। जैविक उर्वरक का निर्माण विभिन्न प्रकार के जीवों से होता है। जैसे कि जैविक उर्वरक कहाँ से मिलता है, तो नील हरित शैवाल से मिलता है, साइनोबैक्टीरिया जीवाणु एवं कवकों से इसका निर्माण होता है। नील हरित शैवाल की कई जातियां ऐसी होती है, वे वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को ग्रहण कर नाइट्रोजन यौगिकों को परिणत कर देती है, और ये जल में पाए जाने वाले स्वपोषी सूक्ष्म जीव होते हैं। इनमें हेट्रोसिक नामक खास कोशिकाएं पाई जाती है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में मुख्यतः भूमिका निभाते हैं। इनका मुख्य उदाहरण नॉर्थ स्टॉक या एनाबीना आदि है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, हम लोग को ये चीज़ें पता है कि नाइट्रोजन जो गैस होता है वातावरण में होता है, और नाइट्रोजन भी बहुत सारे पेड़ पौधों को जरूरत होता है, और नाइट्रोजन जो पेड़ पौधे का जरूरत होता है वो कहाँ से लेता है, मिट्टी से लेता है। कहाँ से लेता है, मिट्टी से लेता है। अब मिट्टी में नाइट्रोजन कैसे आएगा अगर वायुमंडल में आए तो इस मिट्टी में नाइट्रोजन लाने के लिए कुछ सूक्ष्म जीव
सहायता करता है, जैसे कि नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया जो होता है, ये जो जीवाणु होता है या कुछ कवक होते हैं जो नाइट्रोजन को वायुमंडल से लेकर मिट्टी में ला देते हैं, वायुमंडल से लेकर मिट्टी में खींच लेते हैं और मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इसी को हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये करने में जो मदद करता है उसका नाम भी यहाँ पर 2 नाम दिया हुआ है। एक बात समझ में आ गया। धान के खेत में इन नील हरित शैवाल का उपयोगिता को देखते हुए इनका शुष्क स्पॉट बाजार में उपलब्ध किया गया। साइनोबैक्टीरिया की पपड़ी का 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से धान के खेत में पौधा लगाने के 10 दिनों के बाद उपयोग करने की सलाह दी जाती है। अब देखो, साइनोबैक्टीरिया का पपड़ी मिलता है जिससे साइनोबैक्टीरिया वहाँ पर पनप सके, ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर उग सके। और ये जो पपड़ी दिया जाता है प्रति हेक्टेयर दर से दिया जाता है 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। प्रति हेक्टेयर मतलब 1 हेक्टेयर में ये कितना लग दिया जाता है? 10 किलोग्राम दिया जाता है। ये जैसे धान की खेती में भी किया जाता है ऐसा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए परीक्षणों से यह ज्ञात हुआ है कि साइनोबैक्टीरिया 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से स्थिरीकृत करता है। कहने का मतलब ये है कि साइनोबैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है प्रति हेक्टेयर में कितना 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन के हिसाब से नाइट्रोजन का निर्माण करता है प्रति हेक्टेयर। ठीक है, प्रति हेक्टेयर में इतना नाइट्रोजन का निर्माण करता है। इससे बड़े पैमाने पर उपयोग करने की सलाह भी दी जाती है जिससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो सके। आगे बात करेंगे, जैव उर्वरक के रूप में कार्य करने वाले जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं। तो जैव उर्वरक का निर्माण करता है वो 2 प्रकार के जीवाणु देखने को मिलता है। पहला है सहजीवी जीवाणु, दूसरा है मुक्त जीवी जीवाणु। तो हम लोग 2 प्रकार के जीवाणु का बात कर रहे थे जो उर्वरक का निर्माण करता है। तो पहला जो होता है वो सहजीवी जीवाणु है जो उर्वरक का निर्माण करता है, दूसरा है मुक्त जीवी जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु मटर के कुल के पौधों के जड़ों में ग्रंथियों में, ये चीज़ याद भी रखना है। जो राइजोबियम जीवाणु होता है ये कहाँ पे पाया जाता है? मटर के जो जड़ होते हैं उसी के जड़ों में पाया जाता है। मटर के जड़ के अंदर पाया जाता है और उसी जड़ में ये जीवाणु रहता है और यही क्या करता है? वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को ग्रहण करता है। ठीक, तो यही क्या करता है? वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को ग्रहण करता है और इसे नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में क्या कर देता है? परिणत कर देता है। इससे मृदा की पोषक शक्ति क्या हो जाती है? वृद्धि में पोषक शक्ति मतलब उसका पोषक जो शक्ति होता है, उसे कोई भी चीज उगने का जो शक्ति होता है उसमें वृद्धि हो जाता है। प्रयोगशाला में विकसित राइजोबियम कल्चर को मटर के कुल के पौधों के बीजों के साथ उगाया जाता है जिससे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन स्थिरीकृत हो सके और भूमि में पाए जाने वाले मुक्त जीवी बैक्टीरिया जैसे राइजोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम भी वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते थे। ये और भी 2 बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है, ये भी क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का काम करता है। जब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो एजोबैक्टर कपास, मक्का, चावल, ज्वार के साथ रहता है। जो एजोबैक्टर जो जीवाणु है ये किसके साथ रहता है? तो कपास पे देखने को मिलेगा, मक्का में, चावल में, ज्वार में, ये सब में देखने को मिलता है। तो फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ मृदा में 10 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन के प्रति हेक्टेयर की दर से वृद्धि होती है। तो इस तरह से हम लोग देखने को मिलता है जो मिट्टी होता है तो मिट्टी में नाइट्रोजन का वृद्धि 10 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन क्या वृद्धि हो जाता है प्रति हेक्टेयर। मतलब 1 हेक्टेयर में जो नाइट्रोजन का वृद्धि देखने को मिलता है वो 10 से 15 किलोग्राम देखने को मिलता है। उच्च कुल के पौधे के जड़ों कवक के बीच बनने वाले सहजीवी संबंधों को माइक्रोराइजा कहते हैं। तो देखो उच्च कुल के जो पौधे होते हैं उसका जड़ और कवक, इसके बीच में भी कुछ संबंध देखने को मिलता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? माइक्रोराइजा के नाम से जानते हैं। इस सहजीवी संबंध में भूमि में पाए जाने वाले कवक, भूमि के अंदर जो होता है कवक होगा जो पोषक तत्व प्रदान करता है। जो क्या काम करता है?
पोषक तत्व प्रदान करता है, लेकिन कवक जो होता है कवक के तंतु मृदा से फास्फोरस तथा अन्य पोषक तत्व को ग्रहण करने में ये मदद करता है। अब ये कवक क्या काम करता है, तो कवक जो होता है भूमि के अंदर रहता है, ये जो मृदा में जो मिट्टी में फास्फोरस और अन्य पोषक तत्व होता है उसको ग्रहण करने का ये काम करता है। इससे पौधे की वृद्धि अधिक पोषकों के चलते अधिक अच्छी होती है। अब अगर मान लो कि सभी पोषक तत्व पौधों को मिलेगा तो उसका वृद्धि अच्छा देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी देखने को मिलता है, पौधों का बढ़ता है। इस संबंध के चलते पौधे लवणता एवं सूखे का सफलतापूर्वक सहन कर लेता है। इस कारण से पौधे में एक गुण आ जाता है कि लवणता को भी सहन कर लेता है, और जो पानी अगर उसको 5 दिन तक नहीं भी मिलता है फिर भी उसको सहन कर सकता है। कवकों की ग्लोमस जाति के अनेक सदस्य माइक्रोराइजा बनाते हैं। तो कवक के बहुत सारे ऐसा सदस्य होते जाति होते हैं जो माइक्रोराइजा का निर्माण करते हैं। माइक्रोराइजा के प्रयोग से निम्नलिखित लाभ होता है। माइक्रोराइजा जो बनता है उससे क्या क्या लाभ होता है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ये जड़ों के तल के क्षेत्र को बढ़ाता है। तो जड़ का जो तल होता है उसके क्षेत्र को बढ़ाता है, जिससे जड़ों की अवशोषण क्षमता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जड़ होता है तो जड़ का जो एरिया होता है उसका तल होता है उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे अवशोषण की क्षमता अधिक हो जाता है। यह कुछ पोषक तत्वों के अवशोषण में विशेष भूमिका अदा करती है। तो कुछ पोषक तत्वों को अवशोषण करने में भी यह मदद करता है, जैसे फास्फोरस, जिंक और कॉपर को पोषक जमीन से मिट्टी से अवशोषण करने में मदद करता है। कौन सा माइक्रोराइजा मदद करता है। कुछ पौधे जैसे चीड़ का पौधा नए स्थानों पर तब तक नहीं उगते हैं जब तक कि मिट्टी में माइक्रोराइजा न हो। अब देखो कुछ पौधा ही ऐसा होता है कि वो तभी उगेगा जब वहाँ पे कौन सा माइक्रोराइजा बैक्टीरिया होगा, तभी जाके वहाँ पे वो पौधा देखेंगे। माइक्रोराइजा बैक्टीरिया नहीं है, कवक होगा, तभी जाके क्या होगा वहाँ पे ये पौधा उगेगा। कौन सा पौधा, तो चीड़ का पौधा। चीड़ का पौधा बिना माइक्रोराइजा को उगेगा ही नहीं। इनकी उपस्थिति में पौधे में बीमारी पैदा करने की कवक तथा जीवाणुओं में कमी आ जाती है। अगर ये माइक्रोराइजा रहता है तो क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है, जिस मिट्टी पे रहेगा वहाँ पे कोई भी पौधा उगाएंगे तो उसको बीमारी जल्दी नहीं होगा। ये सब कुछ बेनिफिट दिया हुआ है माइक्रोराइजा को। अब ये तो चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसमें और कुछ बचा नहीं। वीडियो तो छोटा रह गया, कोई बात नहीं, आज का क्लास ज़्यादा लंबा नहीं हुआ। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम लोग चैप्टर 10 पढ़ रहे थे। टोटल हम लोग का बायोलॉजी का 16 चैप्टर है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द 2 महीना ज़्यादा ट्राई करेंगे, 2 महीना से 3 महीना में